हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 7 नवंबर 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला 21 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम हेमंत सोरेन का जनता से आग्रह, आपका वोट राज्य के भविष्य को तय करेगा, मतदान जरूर करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव में वोटिंग के महत्व को लेकर राज्यवासियों से अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा कर जनता से निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा और आजसू के चुनावी रणनीति पर भी निशाना साधा और कहा कि यह दल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए विभाजनकारी तरीके की तरह है। पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा आजसू की चुनावी सभाओं का जिक्र करते हुए लिखा, पिछले 5 दिनों में भाजपा आजसू की चुनावी सभाओं से यह साफ है कि वे चुनाव को धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लड़ाना चाहते हैं। यह वही तरीका है जिसे अंग्रेजों ने अपनाया था और आज ये वही कर रहे हैं, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर। मुख्यमंत्री ने झारखंड के नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने में संकोच न करें और राज्य के मूल्यों को याद करें जो उनके पूर्वजों ने सिखाए हैं। उन्होंने कहा, यह चुनाव हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित महान मूल्यों पर आधारित है, जो हमें जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने का अधिकार देते हैं। यह चुनाव हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का उत्सव है और आपका एक वोट हमारे राज्य के भविष्य को निर्धारित करेगा। उन्होंने आगे कहा, यह एक असाधारण सौभाग्य है कि हम उस लोकतंत्र में रहते हैं जिसे हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है। उनका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का मौका मिले, और यही समय है जब हम अपना मत देकर लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। सीएम सोरेन ने राज्य की जनता से यह भी कहा कि चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर वे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और स्थिर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में यह स्पष्ट किया कि मतदान करना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर नागरिक को सक्रिय रूप से वोट देना चाहिए। झामुमो ने 7 नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी के 7 नेताओं को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। झामुमो के प्रदेश कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार निष्कासित नेताओं में केंद्रीय सदस्य अशोक कुमार मंडल, सक्रिय सदस्य सपन मोदक, अजमुल अंसारी, बाघमारा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष आलोक रितेश डुंगडुंग, खूंटी जिला, रोजालिया शांता कंडुला, सिमडेगा, बिरीसमिंज, रांची जिला के नामकुम प्रखंड अध्यक्ष और लल्लन चौधरी, झारखंड पिछड़ा मोर्चा के पलामू जिला अध्यक्ष शामिल हैं। झामुमो के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने पार्टी के सिद्धांतों और अनुशासन के खिलाफ काम किया और संगठन की आंतरिक राजनीति में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। पार्टी ने इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप लगाया, जिसके कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। हेमंत सोरेन ने चक्रधरपुर और सरायकेला में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। विपक्षी दलों पर साधा निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को चक्रधरपुर और सरायकेला में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए राज्य की जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में भारी मतदान करने की अपील की। चक्रधरपुर में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के उम्मीदवार सुखराम उरांव के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति हमेशा फूट डालो और राज करो की रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक फायदे के लिए आदिवासी समाज को आपस में विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं।
असम और मणिपुर पर कसा तंज। मुख्यमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, असम में आदिवासियों को आज तक आदिवासी का दर्जा और आरक्षण नहीं मिला है। वहीं मणिपुर में आदिवासी लड़की को सरेआम निर्वस्त्र कर घुमाया गया, लेकिन न तो असम के मुख्यमंत्री और न ही पीएम मोदी ने इस पर कुछ कहा। गुजरात और छत्तीसगढ़ पर आरोप। सीएम ने गुजरात में बिल्किस बानो केस के आरोपियों को संरक्षण देने की बात भी उठाई और कहा, ये लोग नारी सम्मान की बात करने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के प्रति राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा, वहां आदिवासियों को उनके जंगलों और जमीन से बेदखल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों का असली उद्देश्य झारखंड की खनिज संपदा और संसाधनों पर कब्जा करना है। झारखंड के आदिवासियों से नहीं, बल्कि इन लोगों को यहां की खनिज संपदा से मोह है। पेंशन और सम्मान योजनाओं का जिक्र। हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भी जिक्र किया और बताया कि दिसंबर से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाएगा। भविष्य की योजनाएं और सुखराम उरांव की जीत की अपील। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि उनकी अगली सरकार हर घर में 1 लाख रुपये देने का वादा करेगी। साथ ही उन्होंने राज्य में बाहरी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि जो बाहरी नेता गिद्ध की तरह यहां घूम रहे हैं, उन्हें भगाने के लिए सुखराम उरांव को जीताना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अंत में झारखंड की जनता से भरोसा जताते हुए उन्हें अपनी सरकार को फिर से मौका देने की अपील की और कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा झारखंड के हित में काम किया है। बीजेपी नेता सिमोन माल्तो ने समर्थकों सहित जेएमएम ज्वाइन किया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। इस कड़ी में संताल परगना के बरहेट से भाजपा नेता सिमोन माल्तो ने 6 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का दामन थाम लिया। सिमोन माल्तो अपने समर्थकों के साथ रांची स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें और उनके साथ आए समर्थकों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमोन माल्तो का स्वागत किया और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने जताया विश्वास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा, सिमोन माल्तो का जेएमएम में स्वागत है। उनका हमारे साथ आना पार्टी को और भी मजबूत करेगा और झारखंड के विकास की दिशा में हमें नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जेएमएम आदिवासी और स्थानीय मुद्दों पर हमेशा काम करता आया है और आने वाले दिनों में पार्टी के साथ मिलकर वे राज्य की जनता के हित में काम करेंगे। सिमोन माल्तो ने भाजपा पर निशाना साधा। जेएमएम में शामिल होने के बाद सिमोन माल्तो ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने झारखंड के लोगों के विकास के बजाय सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम ने हमेशा राज्य के आम नागरिकों के अधिकारों और आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा की है और यही वजह है कि वे अब पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब इंस्पेक्टर अनुपम कश्यप हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने किया हत्यारों को गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने 3 महीने की कड़ी जांच के बाद रांची में हुए स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कश्यप हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। आपको बता दें कि 2 अगस्त 2024 की रात रांची के कांके रिंग रोड पर अनुपम कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने कई शहरों में छापेमारी की और अपराधियों को गिरफ्तार किया। डीजल चोरों के गिरोह से हुआ विवाद। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुपम कश्यप की हत्या डीजल चोरी करने वाले गिरोह के साथ हुए विवाद के कारण हुई। जानकारी के अनुसार 2 अगस्त की रात जब अनुपम अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तब डीजल चोरों से उनकी भिड़ंत हो गई थी। इस दौरान
चोरों ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि अब तक गिरफ्तार किए गए 2 अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी दावा कर रही है कि उस रात घटनास्थल पर अन्य अपराधी भी मौजूद थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। घटना के दिन की घटनाएं। 2 अगस्त की रात कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित इंडियन होटल में एक पार्टी हो रही थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनुपम भी शामिल थे। पार्टी खत्म होने के बाद अनुपम अपने घर के लिए निकल पड़े थे, लेकिन देर रात तक जब वे अपने घर नहीं पहुंचे तो उनके साथी पवन ने उन्हें फोन किया, लेकिन अनुपम ने कॉल का जवाब नहीं दिया। संशय होने पर पवन ने मोबाइल लोकेशन के जरिए उन्हें ढूंढते हुए संग्रामपुर पहुंचने पर पाया कि अनुपम सड़क किनारे खून से लथपथ पड़े हैं। पवन ने तुरंत उन्हें अपनी कार में अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की और 14 से अधिक पार्टी के मेहमानों से भी बयान लिए। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR भी निकाले और साथ ही घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के साक्ष्य की तलाश की, लेकिन भारी बारिश ने पुलिस की जांच को बेहद कठिन बना दिया। बारिश के कारण इलाके में साक्ष्य धुल गए, न कोई फिंगरप्रिंट्स मिले और न ही कोई अन्य निशान। इसके बावजूद रांची पुलिस ने अपनी मेहनत से मामले की गुत्थी को सुलझाया और डीजल चोर गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है और पुलिस जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की पूरी जानकारी देने वाली है। अकील अख्तर का तूफानी दौरा, पाकुड़ को मॉडल शहर बनाने का लिया संकल्प। पाकुड़ में समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी अकील अख्तर ने पाकुड़ विधानसभा में तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। इस दौरे के दौरान उन्होंने पंचायत दरियापुर के ग्राम कांगजोल में जनसंपर्क किया और स्थानीय जनता से मुलाकात की। अकील अख्तर ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पाकुड़ को एक मॉडल शहर बनाना है। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और जलापूर्ति योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा, आपका सहयोग और आशीर्वाद हमें चाहिए ताकि हम पाकुड़ को एक विकसित और आदर्श क्षेत्र बना सकें। अकील अख्तर ने बताया कि समाजवादी पार्टी को हर वर्ग और समुदाय से अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा के प्रति जनता का विश्वास गहरा हो चुका है। हर वर्ग, हर समुदाय की जनता जागरूक हो चुकी है और वे हमारी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हैं। पाकुड़ को मिलेगा विकास। अकील अख्तर ने अपनी योजना को साझा करते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पाकुड़ को विकास की नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने का वादा किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने दावा किया कि पार्टी का जनसमर्थन दिन ब दिन बढ़ रहा है और आने वाले चुनावों में जनता की ताकत से समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी। छठ पर्व पर घर लौटते वक्त युवक की निर्मम हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह में छठ पर्व के अवसर पर घर लौट रहे एक युवक की मंगलवार रात से बुधवार सुबह के बीच निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेठला पीठ और सिमरिया धोड़ा के बीच स्थित इलाके में हुई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय छोटू दास के रूप में हुई है, जो हेठला पीठ का निवासी था। बुधवार की सुबह छोटू की लाश एक स्वास्थ्य केंद्र के पास जंगल में पाई गई। मृतक का गला रेता गया था और शरीर पर चाकू से कई वार के निशान थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि छोटू दास अपने ससुराल बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पतरोडीह में रहता था। वह हर साल छठ पर्व के दौरान अपने घर हेठला पीठ आता था। इस साल भी रविवार को वह बच्चों के साथ घर आया था और बाद में बच्चों को छोड़कर ससुराल लौट गया था। छोटू ने बताया था कि वह मंगलवार रात महेश मुंडा से ट्रेन पकड़कर वापस घर आएगा, लेकिन जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद बुधवार सुबह उसकी लाश मिली। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। मुफस्सिल थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक किस रास्ते से गिरिडीह आया और उसकी हत्या में किन किन लोगों का हाथ हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक की किसी से पुरानी दुश्मनी की जानकारी की भी जांच की जा रही है और जल्द ही हत्यारे का सुराग मिल जाएगा। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।
रांची में ट्रैफिक रूट में बदलाव, यात्रा से पहले जाने सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जिले में इस साल छठ महापर्व का आयोजन 7 और 8 नवंबर को किया जाएगा, जिसके दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाबों और नदियों पर पहुंचते हैं। इसे देखते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ताकि छठ पर्व के दौरान यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। मालवाहक और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। ट्रैफिक पुलिस के आदेश के अनुसार 7 नवंबर की सुबह 8 बजे से लेकर 8 नवंबर की सुबह 8 बजे तक शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। इन वाहनों को निर्धारित समय में रिंग रोड से होकर अपने गंतव्य तक जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस आदेश को ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने मंगलवार को जारी किया। छठ महापर्व के दौरान घाटों पर ट्रैफिक पुलिस की कड़ी निगरानी। चूंकि छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाहन से घाटों तक पहुंचते हैं, इस मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने 25 से अधिक स्थानों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक जवानों की तैनाती की है। इसके अलावा सभी प्रमुख तालाबों और डैम पर ट्रैफिक पुलिस के अफसरों की भी तैनाती की जाएगी। छठ महापर्व के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था। 7 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक और 8 नवंबर को सुबह 2 बजे से 8 बजे तक शहर में मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक शहरी क्षेत्र में छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 7 नवंबर को दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक चांदनी चौक, कांके और राम मंदिर के बीच ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन पर रोक लगाई गई है। फिरायालाल से चढ़री तालाब और जेल चौक से फिरायालाल तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। घाटों के पास पार्किंग व्यवस्था। पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जहां भी जा रहे हैं, वहां उनके वाहन पार्क करने के लिए कई स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। रणधीर वर्मा चौक से हटनिया तालाब मार्ग, नगर निगम पार्क के सामने सड़क किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था। एसएसपी आवास चौक से हटनिया तालाब मार्ग, सड़क किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था। राम मंदिर से कांके डैम मार्ग, सीएमपीडी, गांधीनगर और रॉक गार्डन में वाहन पार्किंग की व्यवस्था। शालीमार बाजार से छठ तालाब मार्ग, शालीमार बाजार में वाहन पार्किंग की व्यवस्था। शहीद मैदान से छठ तालाब मार्ग, शहीद मैदान में वाहन पार्किंग की व्यवस्था। जेल चौक के पास सड़क किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था। 10 नवंबर को चंदन कियारी में पीएम मोदी की जनसभा। अमर बाउरी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को झारखंड के बोकारो जिले के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। यह पहला अवसर होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री चंदन कियारी क्षेत्र का दौरा करेगा। पीएम मोदी की यह जनसभा चंडीपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित होगी, जहां तैयारियां जोरों पर हैं। इस जनसभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों से लोगों के आने की संभावना है। मंच पर एनडीए के बड़े और वरिष्ठ नेता तथा 7 विधानसभा क्षेत्रों से एनडीए के प्रत्याशी भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी चंदन कियारी से एनडीए प्रत्याशी अमर बाउरी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। नेता, प्रतिपक्ष और चंदन कियारी से भाजपा उम्मीदवार अमर कुमार बाउरी ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर खुशी व्यक्त की और कहा कि यह जनसभा झारखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा, यह पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री चंदन कियारी आ रहे हैं। झारखंड की जनता रोटी, बेटी और माटी के लिए और अपनी अस्मिता के लिए इस चुनाव में दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी है। अमर बाउरी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन झारखंड सरकार के लिए एक चेतावनी है। उनके आगमन से लोगों में जागरूकता आ चुकी है और राज्य सरकार की नींद उड़ी हुई है। इस बार जनता अत्याचारी और भ्रष्ट सरकार का अंत कर देगी। गौरतलब है कि चंदन कियारी से अमर कुमार बाउरी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और वह एनडीए की ओर से इस क्षेत्र में चुनावी मैदान में है। देवघर की आयुषी के गाए संस्कृत छठ गीत सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल।
देवघर, शहर के देवघर कॉलेज रोड की रहने वाली आयुषी आन्या के संस्कृत में गए छठ गीत इन दिनों सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड कर रहे हैं। आयुषी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा है और वहां से शास्त्री की पढ़ाई कर रही है। आगे आयुषी संस्कृत में ही अपना कैरियर बनाना चाहती है। आयुषी कहती है कि जब वह 8वीं कक्षा में थी तभी से उसका झुकाव संस्कृत की तरफ हुआ। शारदा सिन्हा के गायक छठ गीतों को संस्कृत में अनुवाद करके आयुषी लोगों को तक पहुंचा रही है। आयुषी ने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और इसे देव भाषा की उपाधि मिली हुई है। आयुषी के गाए संस्कृत गीतों को जब लोग सुनते हैं तो उनका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। आयुषी ने कहा कि बैद्यनाथ संस्कृत पुस्तकालय में उनके गुरु पंकज झा से उन्होंने संस्कृत की आरंभिक शिक्षा ली और वहीं से संस्कृत में गीतों को गाने की प्रेरणा मिली। आयुषी के पिता अरुण चरण मिश्र और मां उसके संस्कृत प्रेम को लक्ष्य तक ले जाने के लिए तन मन से जुटी हुई है। आयुषी ने कहा कि आज के दौर में संस्कृत को लेकर छात्र छात्राओं का ज्यादा झुकाव नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में भी कैरियर की अपार संभावनाएं हैं। पूज्य प्रकाश बने झारखंड सीआईडी के एसपी। झारखंड पुलिस महानिदेशक डीजीपी के आदेश के बाद आईजी मानवाधिकार ने एक आदेश जारी करते हुए पूज्य प्रकाश को झारखंड सीआईडी का नया एसपी नियुक्त किया है। इस पदस्थापन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ईसी की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। पूज्य प्रकाश, जो पहले बोकारो जिले के एसपी पद पर नियुक्त थे, को स्वास्थ्य कारणों के चलते हाल ही में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब उन्हें सीआईडी के एसपी के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूज्य प्रकाश की नियुक्ति से पुलिस विभाग में एक नई उम्मीद जागी है, क्योंकि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा अपनी कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता के लिए सराहा गया है। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कुछ प्रमुख अफसरों और नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इस याचिका में ईडी ने दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दौरान मिले तथ्यों और सबूतों को पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत राज्य सरकार के साथ साझा किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज नहीं की। ईडी ने आरोप लगाया है कि इसके बजाय राज्य सरकार ने ईडी के अफसरों के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर दी। इसमें राज्य के विधि पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होने की बात सामने आई है। इसी कारण ईडी ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार के साथ साझा की गई जानकारी के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया जाए। क्या कहा गया है याचिका में? ईडी द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि विजय मदन लाल चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ईडी ने राज्य सरकार को जानकारी दी थी, जिसके आधार पर संबंधित अफसरों और नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना जरूरी था। हालांकि राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य को बनाकर सीबीआई जांच की मांग ईडी ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, एसीबी के डीजी और सीबीआई को प्रतिवादी बनाते हुए कहा है कि उन्होंने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गई सूचनाओं की कॉपी भी याचिका के साथ संलग्न की है। इस मामले में पूजा सिंघल, बीरेंद्र राम, राजीव अरुण एक्का, छवि रंजन, संजीव लाल, विष्णु अग्रवाल, योगेंद्र तिवारी, आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा सहित कई अन्य आरोपितों का भी नाम लिया गया है। ईडी ने अदालत से अनुरोध किया है कि इन सभी परिस्थितियों के मद्देनजर सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया जाए। ईडी का कहना है कि राज्य के एक प्रमुख विधि पदाधिकारी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्तों को मदद पहुंचाने की भी जानकारी सामने आई है और इस कारण सीबीआई द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। ड्रीम 11 विजेता से लूट की साजिश नाकाम, 4 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में ड्रीम 11 के 1 करोड़ रुपए के विजेता से लूट की योजना बनाई जा रही थी। हालांकि घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में परसुडीह थाना क्षेत्र के गदरा निवासी रोशन सिंह
उर्फ पाका, राहरगोड़ा निवासी दीपक ठाकुर, सुंदर नगर निवासी अमित कुमार सिंह और गौरव कुमार सिंह शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड पिस्टल, एक लोडेड देसी कट्टा, 2 गोलियां और एक बाइक बरामद की है। बुधवार को एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता में इस मामले का खुलासा किया। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में रची जा रही थी लूट की साजिश। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के बर्मा रोड स्थित कंडम पड़े क्वार्टर में कुछ लोग एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एक लूट की घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। झाड़ग्राम के ड्रीम 11 विजेता को बनाने वाले थे निशाना। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका निशाना पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम निवासी वह व्यक्ति था जिसने हाल ही में ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपये की राशि जीती थी। रोशन के एक परिचित ने उसे जानकारी दी थी कि उक्त व्यक्ति के पास अभी भी 25 से 30 लाख रुपये हैं। इस सूचना पर रोशन ने अपने अन्य साथियों से संपर्क किया और सभी बर्मा माइंस में इकट्ठा हुए। उनकी योजना थी कि रात में झाड़ग्राम पहुंचकर व्यक्ति से लूट की वारदात को अंजाम देंगे। डीएसपी को बेच रहा है 45,000 में देशी पिस्तौल, सप्लायर चढ़ा पुलिस के हत्थे। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए को हथियार बेचना अपराधी को महंगा पड़ा। हुआ यूं कि हथियार सप्लायर से हथियार खरीदने डीएसपी खुद पहुंच गए। इस दौरान एक अपराधी को 2 देशी पिस्तौल, मैग्नीज और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। कोतवाली डीएसपी ने भेष बदलकर हथियार खरीदने पहुंचे। डीएसपी को पहचान नहीं पाया और खरीदार समझकर पिस्तौल देखते हुए 45,000 रुपया दाम बताया और फिर डीएसपी ने पुलिस पदाधिकारी के साथ मिलकर गिरफ्तार कर लिया। मंडल मुर्मू को लेकर चैट वायरल, चंपाई ने की सुरक्षा देने की मांग। सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू का सिर काटकर लाने वाले को 50 लाख रुपए देकर सम्मानित करने को लेकर सोशल मीडिया में वायरल मैसेज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गंभीर मामला बताया है। चंपाई सोरेन ने इस चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करते हुए इसे राजनीति का निम्नतम स्तर करार दिया है। आपने पोस्ट में लिखा है कि ऐसी धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। झारखंड पुलिस और साहिबगंज पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चंपाई ने किया मंडल मुर्मू के परिवार को सुरक्षा देने की मांग। चंपाई सोरेन ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और साहिबगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी टैग करते हुए कहा है कि मंडल मुर्मू के परिवार की सुरक्षा का इंतजाम करें। मंडल मुर्मू पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए थे। सीएम हेमंत सोरेन से मिले पप्पू यादव, बोले फिर बनेगी गठबंधन की सरकार। हेमंत सोरेन से सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को मुलाकात की। दोनों के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड में फिर से गठबंधन के लोग सरकार बनाएंगे। पप्पू यादव और हेमंत सोरेन के बीच हुई यह मुलाकात झारखंड की राजनीतिक स्थिरता और चुनावी संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वे झारखंड में गठबंधन सरकार की संभावनाओं के प्रति आश्वस्त हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य के स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास के लिए अपने समर्पण को साबित किया है। शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए पप्पू यादव ने राज्य के गठन में उनके प्रयासों की सराहना की। इस मुलाकात का प्रभाव झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 पर पड़ना निश्चित है, खासकर जब चुनावी गठबंधनों और सहयोग पर विचार हो रहा है। यह राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है और आगामी चुनावों के लिए रणनीतियों का निर्माण कर सकता है। सहारा का पैसा खा जाना मोदी की गारंटी है, सुप्रियो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के वादे को मुद्दा बनाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए
वर्ष 2023 में पोर्टल बनाया गया था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि वर्ष 2023 से 24 तक सरकार ने निवेशों को पैसा क्यों नहीं लौटाया? क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी सहारा के निवेशकों का पैसा भाजपा ने नहीं लौटाया और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया गया है? उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों का पैसा नहीं लौटने वाली, सिर्फ उन्हें कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा ने सहारा से बकाया वसूली के लिए अखबार में विज्ञापन जारी किया है। यह पहली बार है जब अखबारों में इस तरह का विज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 1 करोड़ डच से अधिक लोगों ने सहारा में निवेश किया है। इन सभी का पैसा फंसा हुआ है और मिलने की उम्मीद कम लगती है। सुप्रियो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेबी को 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को देने को कहा गया। सभी दावेदारों को अपना रिटर्न पाने के लिए वेब पोर्टल पर आवेदन करने को कहा गया। सुप्रियो ने आरोप लगाया कि अमित शाह 2019 में गृह मंत्री बने और 2021 में उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया और यहीं से खेल शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सहारा का पैसा खा जाना मोदी की गारंटी है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि सभी निवेशकों को पता होना चाहिए कि अखबार में दिया गया विज्ञापन काला सच है। निवेशकों को एक भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा, ये कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुजराती भाई सारा पैसा खा रहे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, सभी का गुजरात से कनेक्शन है। भाजपा यहां ड्रामा कर रही है। गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय का प्रभार क्यों संभालेंगे? क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का मामला था। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के घर में घुसकर सहारा का पैसा वापस लाएंगे और हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद यह लूट बंद होगी और झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई उन्हें वापस मिलेगी। रिजवान के बाद लालू के इस्तीफे से जेएलकेएम में घबराहट। गिरिडीह में जेएलकेएम का वोट बैंक दरक रहा है। गांडेय विधानसभा क्षेत्र पार्टी के उम्मीदवार रिजवान क्रांतिकारी के बाद गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से इश्तियाक उर्फ लालू के इस्तीफे के बाद जेएलकेएम खेमे में निराशा है। जेएलकेएम सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो की कोयरी कुशवाहा के बाद एक खास वर्ग के वोट बैंक पर नजर थी। शुरुआती दौर में रिजवान और लालू ने दल में मजबूत उपस्थिति दर्ज की थी, पर चुनावी समर के बीच जेएलकेएम से दोनों ने पलटी मार ली। दोनों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सूत्रों की माने तो जेएलकेएम में आने से पहले पार्टी के नवीन चौरसिया से लालू ने बड्ढी डील की थी, जिसकी पूर्ति नहीं की गई। तब मामला उलझा और लालू ने जेएलकेएम से नाता तोड़ लिया। काबिले गौर है कि पिछले नगर निगम चुनाव में लालू ने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ख और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की थी। चुनाव में उन्हें 25,000 से अधिक मत मिले थे। लालू की खास वर्ग पर खास पकड़ है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण उस वर्ग पर इनका खासा असर है। गढ़वा में हाथी ने अधेड़ को पटक कर मार डाला, ग्रामीणों में खौफ। पलामू प्रमंडल अंतर्गत गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र के रमकंडा व भंडरिया में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों ने मंगलवार की देर रात रमकंडा के ऊपर टोला निवासी 50 वर्षीय सीताराम मोची को पटक कर मार डाला। ग्रामीणों ने बुधवार को कहा कि मंगलवार देर शाम रमकंडा के ऊपर टोला में 35 से 40 का झुंड गांव पहुंच गया। हाथी खेत में लगे धान की फसलों को चट करने लगे। सूचना पाकर ग्रामीण एकजुट होकर टॉर्च, मशाल जलाकर हाथियों को भगाने के लिए निकले। इस दौरान एक हाथी ने सीताराम को सूंड से पकड़ लिया और वहीं पटक कर मार डाला। घटना के बाद लोगों में विभाग के प्रति काफी गुस्सा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। इधर वन विभाग ने हाथियों के लेकर चिनिया व रमकंडा के 6 गांव में रेड अलर्ट जारी कर रखा है। लातेहार में ट्रक जलाने की घटना से नक्सली संगठन ने किया इनकार। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलीतांड के पास मंगलवार की रात कोयला लोड ट्रक में आग लगाए जाने की घटना में अपनी संलिप्तता से जेजेएमपी नक्सली संगठन ने इनकार किया है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने कोयला परिवहन में लगे 2 ट्रकों में आग लगा दी थी।
घटना के बाद अपराधियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा भी छोड़ा था। पर्चा जेजेएमपी सबजोनल कमांडर विक्रम के नाम से था। इधर घटना के बाद संगठन का नाम आने के बाद बुधवार को जेजेएमपी नक्सली संगठन के प्रवक्ता कर्मवीर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घटना में संगठन का हाथ होने से पूरी तरह इनकार किया। साथ ही कहा है कि कुछ लोग संगठन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं। संगठन में विक्रम जी के नाम से जो पर्चा छोड़ा गया है वह पूरी तरह फर्जी है। कर्मवीर ने कहा है कि प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और घटना में जो भी दोषी हो उसे सजा दिलवाएं। संगठन अपने स्तर से भी ऐसे लोगों पर फौजी कार्रवाई करेगा। धनबाद। जेएलकेएम के संगठन महामंत्री पीएल मुर्मू भाकपा मामले में शामिल। निरसा। जेएलकेएम के केंद्रीय संगठन महामंत्री पीएल मुर्मू ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा देकर निरसा से भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी में आस्था जताते हुए भाकपा माले की सदस्यता ग्रहण कर ली। अरूप चटर्जी ने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पीएल मुर्मू को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अंग वस्त्र भेंटकर व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर सोहन किस्कू, मिहिलाल सोरेन, रविलाल हेम्ब्रम, सुरेश मरांडी, दिनेश हाड़ी, किशोर सोरेन, ईश्वर सोरेन, साहेबलाल हेम्ब्रम, बासुदेव सोरेन आदि उपस्थित थे।